हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम शुरू करने जा रहे हैं एमपीएस ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान विषय, जिसका पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसमें 100 अंक का अपना पूरा पेपर होगा। उसमें अपने 3 पार्ट है, सत्रांक, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा 100 मार्क्स का पूरा डिटेल है, वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जिसमें 5 यूनिट बॉटनी से और 5 यूनिट जूलॉजी से। तो इस प्रकार से अपना 56 मार्क्स का ये टोटल थ्योरी का पेपर होगा। अब हम बात करें अपनी क्लास की, एमपीएस स्कूल के बारे में। तो इसमें हमने पहली यूनिट ये दी थी, 8वीं यूनिट मानव भ्रूण की, और ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई थी 5 अंक की। उसके बाद में दूसरी यूनिट हमने शुरू की आनुवंशिकी, जो कि अपने 5 अंक की है। इनमें कौन कौन से चैप्टर है वो सामने आप देख रहे हैं। ये 4 चैप्टर मानव भ्रूण की यूनिट में थे, जो हमने कंप्लीट कर लिए। युग्मक जनन, जो नर और मादा युग्मक है उनका संलयन, उसके बाद में निषेचन, फिर भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में, और फिर आत्मा चक्र जो ह्यूमन है। तो ये यूनिट अपनी कंप्लीट। उसके बाद में क्लास पर को हम आगे बढ़ाएं तो 35वां, 36वां और 37वां 3 चैप्टर अपने जेनेटिक्स वाली यूनिट में। तो इसमें अपने मेंडल वाले नियम के नाम से चैप्टर था, वो पूरा हो गया। गुणसूत्रीय विकृतियां, वो कंप्लीट हो गया चैप्टर। ये चैप्टर अपना रनिंग था, उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन में काफी चैप्टर हमने पढ़ लिया था। एक टॉपिक बचा था, जो है अपना क्लोनिंग। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर उत्परिवर्तन, जिसका लास्ट टॉपिक है क्लोनिंग, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में अपनी ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे इसको शुरू करते स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा सिलेबस का इंट्रो दिया हमने। उसके बाद हम बात करें अपनी क्लास की, तो अपनी क्लास में एक यूनिट है वो कंप्लीट हुई थी, दूसरी यूनिट है वो कंप्लीट होने को जा रही थी, जिसका चैप्टर 37 चल रहा था, जिसका नाम था उत्परिवर्तन। और उसमें लास्ट में अपना एक टॉपिक रह गया था, जिसका नाम है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। क्लोनिंग जो शब्द है, ग्रीक जो भाषा उसका एक शब्द है, जिसका अर्थ है टहनी। टहनी का अर्थ हम क्या समझे, जैसे एक वृक्ष है, उसकी सभी टहनियां आपस में आकारिकी शारीरिक रूप से समान है, तो इस टहनी का अर्थ हो गया वे उसी के समान। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और क्लोन की जो परिभाषा बताए हम, उसका अर्थ है कि एक ही जनक से कोई जीव बनता है, उसको हम क्लोन कहेंगे। एक ही जनक का अर्थ है माता की जो कोशिकाएं लेकर के भी हम पूरा क्लोन बना सकते हैं, या फिर पिता है उसकी कोई कोशिकाएं लेकर के पूरा जीव बना सकते हैं, वैसे जीव बन सकता है उससे भी। तो कोई एक जनक से, माता से या पिता से, एक ही जनक से बनता है क्लोन, और पूरा वो वृद्धि करके वयस्क में बदल जाता है। अब यहाँ पर आप 2 शब्द देख रहे हैं। वास्तव में जो जुड़वा बच्चे हैं उनको भी एक क्लोन ही माना जाता है, जो अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि वो जुड़वा बच्चे हैं, उनको क्लोन क्यों कह सकते हैं। दूसरा उत्तक संवर्धन शब्द है, इसका अर्थ क्या है, ये भी क्लोन का उदाहरण है। किस प्रकार से, सामान्यतः ये उदाहरण होता है पादपों में। पादपों में कोई भी भाग की कोशिकाएं लेकर के और उस कोशिका से पूरा का पूरा पादप बनाया जा सकता है, पूरा का पूरा पादप शरीर बन सकता है। तो वो तकनीक कहलाती है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। कोई भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, किसी भी भाग से कोई कोशिका ले ली और उस कोशिका को एक संवर्धन माध्यम में रखना पड़ता है।
जिसको हम पोषक पदार्थ कह सकते हैं, पोषक पदार्थ में रख दिया, संवर्धन माध्यम में रख दिया, तो वो कोशिका है वो पूरा पादप बना सकती है। तो ये तकनीक कहलाती है उत्तक संवर्धन। तो ये भी क्लोन के उदाहरण में आता है। जुड़वा जो है वो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर जो चैप्टर है अपना ये वो विशेष रूप से जूलॉजी में दिया गया है। ये जो यूनिट चल रही है अपनी जूलॉजी की, तो हम विशेष रूप से बात करेंगे किसकी, जंतु क्लोन की। तो जंतु क्लोन है, उसके लिए सबसे जो मुख्य तकनीक है वो तकनीक है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, जो किसने दी, जेबी गुर्दन है उसने दी। सबसे पहले इन्होंने इस तकनीक का जो प्रयोग किया, इसके बारे में इसका वर्णन किया, उसमें उदाहरण लिया मेंढक का। अब मेंढक ने इस तकनीक को किस प्रकार से समझाया वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करें जंतु क्लोन है, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि तकनीक कौन सी है, तो वो तकनीक है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, जो किसने दी, जेबी गुर्दन ने दी। किस पर प्रयोग किया, मेंढक पर प्रयोग किया। ठीक है, तो ये बात हुई जंतु क्लोन। कोई भी जंतु है, जनक माता या पिता, उसकी कोई कोशिकाएं लेकर के और उसको पूरा क्लोन में परिवर्तित करना। फिर टाइप की बात आती है कि क्लोनिंग के कौन कौन से टाइप है। तो यहाँ पर पहला टाइप लिखा हमने जीन क्लोनिंग और दूसरा टाइप है इसका जीव क्लोनिंग। तो इनका क्या अर्थ है वो समझा। जीन क्लोनिंग, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एक कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। तो कोई भी जीन गुणसूत्र या गुणसूत्र के किसी भाग का हूबहू प्रतिलिपि बनाना, तो वो क्या कहलाएगा, जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है ये ज्यादा डिटेल से नहीं अपना, पर फिर भी हमें एक परिभाषा पढ़नी है जीन क्लोनिंग किस प्रकार से होता है। तो एक चैन रिएक्शन होती है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ये कक्षा 11 में भी कहीं पर अपने आया था, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, मतलब उसको बार बार वृद्धि कराना, कोई भी भाग है उसकी हूबहू प्रतिलिपि बनाना, तो वो इस विधि द्वारा किया जाता है, पीसीआर विधि, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो ये विधि हो गई क्या करने के लिए, जीन की या किसी गुणसूत्र की या गुणसूत्र के किसी भाग की क्लोनिंग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं क्लोनिंग का दूसरा टाइप, जो कि कौन सा है, जीव क्लोनिंग। ये थोड़ा अपना डिटेल से है, इसको ध्यान से आपको देखना समझना है। जीव क्लोनिंग है, उसके 3 टाइप बताए गए। पहला टाइप ब्लास्टोमियर पृथक्करण, जिसको भ्रूण क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, जो कि पहले भी हमने यहाँ पर बताया कि जंतु क्लोन है उसमें कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। तो वो दूसरी वाली ये विधि है जीव क्लोनिंग की, नंबर बी पर जो लिया हमने, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। तीसरी विधि है होनोलुलु तकनीक। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्लास्टोमियर पृथक्करण या भ्रूण क्लोनिंग, पहली विधि और दूसरी विधि, इन दोनों में एक मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर क्या है, इस विधि में निषेचन होता है, समझ रहे, युग्मक जनन हुआ, संलयन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में क्या बनता है, जायगोट या युग्मनज। वो युग्मनज है लगातार विभाजन करता है, उसमें विदलन होते हैं और वो फिर मोरुला ब्लास्टुला, जो अवस्थाएं पढ़ी हमने पहले, तो ये ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टुला बन जाते हैं। तो वो ब्लास्टुला में जो प्रत्येक कोशिका है उसको यदि हम अलग कर लें तो वो प्रत्येक कोशिका वो एक अलग भ्रूण बनाएगी। दोबारा ध्यान दें, ब्लास्टोमियर पृथक्करण तकनीक क्या है, निषेचन तक की घटना वो है जो हमने जनन में पढ़ी, भाई युग्मक जनन हुआ, युग्मकों का संलयन हुआ और उनका क्या हो गया, निषेचन हो गया। ठीक है, निषेचन के बाद में क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा।
ठीक है। युग्मनज में फिर लगातार क्या होंगे, समसूत्री विभाजन, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ करके और वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टोमियर। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ये कोशिका अवस्था होती जाएगी। तो ये अवस्था में देखेंगे ब्लास्टोला वाली, तो उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। फिर उनको कोशिकाओं को अलग अलग कर लेंगे और उनको किसी उचित संवर्धन माध्यम में, जैसे उत्तक संवर्धन होता है, किसी पोषक में रख करके और फिर उनका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो प्रत्येक कोशिका है वो प्रत्येक कोशिका से एक अलग भ्रूण बनेगा। तो ये तकनीक हो गई ब्लास्टोमियर पृथक्करण या भ्रूण क्लोनिंग, जिसमें निषेचन के बाद की घटनाएं, ठीक है। दूसरी जो तकनीक है जो विशेष रूप से जंतु क्लोन है उनके लिए मुख्य है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। और इसमें जो विशेष शब्द आपको ध्यान में रखना है वो पहले मैंने लिखा है बोर्ड पर, बिना निषेचन के ही। मतलब जो कोशिकाएं हैं उनमें निषेचन नहीं हो रहा है, उस निषेचन होने की घटना से पहले ही हम उसमें इस प्रकार का जो प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे कि वो क्लोन में बदल जाए। अब ये कैसे बदलेगा, तो वो विधि है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में इसका अलग सा एग्जाम्पल आएगा जो ये उदाहरण लेंगे हम, तो उनमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम देखें इसको यहाँ, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक क्या है। कोई भी जीव है उस एक जीव से सामान्य कोशिका ले लेते हैं, ठीक है। सामान्य कोशिका में जैसा कि आप जानते हैं सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है, तो वो केंद्रक उपस्थित है उसमें। दूसरा, उसी जीव का, जैसे मान लो भेड़ का उदाहरण लिया हमने, डोली भेड़ का, डोली भेड़ कैसे बनी, तो वो भी इसी तकनीक द्वारा बनी जो आगे हम चर्चा करेंगे। एक भेड़ का मान लो हमने सामान्य कोशिका ले ली, ठीक है। दूसरी भेड़ है उसका हमने अनिषेचित अंडाणु ले लिया, ये हो गई सामान्य कोशिका, और ये क्या है, अनिषेचित अंडाणु। निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के ही अनिषेचित अंडाणु ले लिया। अब केंद्रक प्रतिरोपण नाम से आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। ये जो सामान्य कोशिका है इसमें से केंद्रक को बाहर निकाल लिया, ठीक है। सामान्य कोशिका लिए उसका केंद्रक बाहर निकाल लिया, अनिषेचित अंडाणु था उसको कर दिया केंद्रक विहीन, उसके भी केंद्रक को हटा दिया गया। अब क्या करेंगे, ये जो सामान्य कोशिका का जो केंद्रक है उसको इस अनिषेचित अंडाणु में क्या कर देंगे, प्रतिरोपित कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद में ये जो अनिषेचित अंडाणु कोशिका है जिसमें हमने सामान्य कोशिका का केंद्रक प्रतिरोपित कर दिया, इसी कारण से क्या कहलाया, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। अब ये जो कोशिका है उससे क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। दोबारा ध्यान दें, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक जिसमें एक तो रहेगी सामान्य कोशिका, उसके केंद्रक को बाहर निकाल करके अनिषेचित अंडाणु के केंद्रक को हटा करके इस सामान्य कोशिका का केंद्रक उस अनिषेचित अंडाणु में प्रविष्ट कराना है, ठीक है। और फिर उससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो वो कहलाएगा केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। आगे डिटेल्स आएंगे तो और ज्यादा वहां पर समझ में आ जाएगा। तीसरी विधि जीव क्लोनिंग की, पहला टाइप ब्लास्टोमियर पृथक्करण, दूसरा टाइप केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक बिना निषेचन के। जीव क्लोनिंग का तीसरा टाइप होनोलुलु तकनीक। अब इसको तो अलग ध्यान में रखें आप, ठीक है। और जो दूसरी और तीसरी तकनीक है वो सेम टू सेम ही है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो सामान्य कोशिका लेते हैं, जो सेल डिवीजन पढ़े हमने कोशिका विभाजन, उसमें अवस्थाएं आती है G0, G1 और G2, ये कक्षा 11 का टॉपिक है, उसमें आप थोड़ा सा देख लेना। तो दूसरा और तीसरा जो टाइप है केंद्रक प्रतिरोपण होनोलुलु तकनीक, दोनों में मेन डिफरेंट क्या है, तरीका वही है सेम, कोशिका लेने का स्थान है, जो समय है उसका अंतर है।
होनोलुलु तकनीक है उसमें जो सेल डिवीजन की अवस्थाएं है कौन सी G0 या फिर G1 उस अवस्था से कोशिका को लेना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस को सेम ही है, बिना निषेचन के ही होगा। वो जो कोशिका लेंगे इस अवस्था की उसमें से केंद्रक को हटा लेंगे, NH अंडाणु लेंगे, उसमें केंद्रक का प्रतिरोपण कर देंगे, वही उससे क्या बनेगा भ्रूण बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा क्लोन कहलाएगा। जिस भी जीव की कोशिका ले रहे हैं उनका क्या कहलाएगा क्लोन, मतलब उन्हीं के समान शारीरिक रूप से भी और आनुवांशिक रूप से, ठीक है। तो ये 3 टाइप हुए। फिर आगे हम बात करते हैं क्लोनिंग की क्रियाविधि। वे क्लोनिंग किस प्रकार से की जाए, ये तो भाई थ्योरेटिकल आपने बता दिया कि किस किस तरीके से होता है, कितने इसके टाइप है और किसकी क्या परिभाषा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझें कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा उसको आरेख के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने ये विशेष उदाहरण अपना जो कि परीक्षा में पूछा जाता है डोली भेड़ का निर्माण किस प्रकार से हुआ। बाकी दूसरा उदाहरण है इसी का नूरी पश्चिमा जो एक बकरी है उसका, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी हमें इसको पढ़ना है, दूसरा जो टाइप है। तो पहले हम बात करते हैं क्लोनिंग की क्रियाविधि किसमें डोली भेड़। डोली भेड़ में क्लोन कैसे बना, जो एक क्लोन बनाया गया सामान्य जो भेड़ें हैं उनसे लेकर के कोशिकाएं, और उसको क्या नाम दिया गया डोली, तो इसको बोलते हैं डोली भेड़ का निर्माण। जो डोली था वो एक क्लोन का नाम था। तो ये किस प्रकार से बना वो हमें एक आरेख द्वारा समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने बात की थी जंतु क्लोन की, तो जंतु क्लोन में हमने कौन सी विधि विशेष बताई, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं एक आरेख बनाता हूँ, फिर उस आरेख से आप तुरंत समझ जाएंगे। एक पहली भेड़ है जिसको हमने कहा डोनर भेड़, इसकी जो स्तन कोशिकाएं हैं, स्तन कोशिकाएं वो ली गई। पहली जो भेड़ है वो मान लेते हैं कि ये पहली भेड़ है जिसको हमने क्या नाम दिया डोनर भेड़। उससे कौन सी कोशिकाएं ली हमने स्तन कोशिकाएं, क्योंकि एक स्तनधारी है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये स्तन कोशिकाएं इसकी ले ली, ठीक है। दूसरी जो भेड़ है उसको नाम दिया गया अंडा डोनर भेड़, इससे लिया गया अंड और वो भी कैसा है अनिषेचित है, अभी तक उसमें निषेचन नहीं हुआ है। दूसरी विधि पहले बताया हमने केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक बिना निषेचन की। तो यहाँ पर जो स्तन कोशिका थी उसको मान लो हम सामान्य डायग्राम इस प्रकार से दे, और उसमें क्या था केंद्रक, ठीक है। इसी प्रकार से एक जो अंड कोशिका है उसको हम ले लेते, दोनों में केंद्रक है, यहां से हमने केंद्रक को हटा दिया, स्तन कोशिका से केंद्रक को बाहर निकाल लिया, और ये जो अंड कोशिका थी इसको क्या कर दिया केंद्रक विहीन कर दिया। और केंद्रक विहीन करने के बाद में ये जो स्तन कोशिका का केंद्रक था उसको जो केंद्रक विहीन अंडाणु था उसमें प्रविष्ट करा दिया, ठीक है। उसमें प्रवेश कराया तो धीरे धीरे इसमें विभाजन होगा, और विभाजन के बाद में एक अवस्था आएगी जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसको इस प्रकार से हम दर्शाएंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसके बाद में लगभग ये जो ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, ब्लास्टोमियर है, वो अवस्था हो गई। इस अवस्था को एक तीसरी जो भेड़ है
देखो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, पहली डोनर भेड़, दूसरी अंडा डोनर भेड़, और जो तीसरी है ये जो अवस्था बन गई ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर, उसको क्या करना है, एक तीसरी जो भेड़ है, तीसरी भेड़ है उसको नाम दिया गया धात्रे माता, धात्रे माता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये थोड़ा सरल शब्द है, ध्यान रहेगा, सैरोगेट मदर। तीसरी जो भेड़ है क्या नाम दिया गया उसको, धात्रे माता या सैरोगेट मदर, उसके गर्भाशय में इस अवस्था को अंतर्रोपित कर दिया गया। ठीक है, जब उसमें अंतर्रोपित कर दिया गया और लगभग 5 महीने का जो समय है, 5 माह का जो समय है, उसके बाद जो क्लोन बना उस क्लोन को नाम दिया गया क्या, डोली। ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस से जो 5 महीने बाद गर्भावस्था जो कह सकते हैं पेट में लगभग 5 माह, उसके बाद में जो क्लोन बना उस क्लोन को क्या नाम दिया गया, डोली। ठीक है, और ये जो सारा कार्य है डॉक्टर इयान विलमोर, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले प्रथम स्तनधारी उसका क्लोन बनाया और उसको क्या नाम दिया गया, डोली। तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हैं। तो ये समझे स्टूडेंट्स, हमने डोली भेड़ का निर्माण किस प्रकार से हो, ये आपके सामने आ रही है, इसको देख करके आप इसमें समझ सकते हैं। दूसरा क्लोनिंग का एक छोटा सा टॉपिक दिया है, नूरी पश्चिमा क्लोन बकरी। ये अपने 2 इंस्टीट्यूट है, एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कश्मीर और दूसरा अपना नेशनल डेयरी जो अनुसंधान है करनाल, उन दोनों के संयुक्त प्रयास से सबसे पहले एक क्लोन बकरी बनाई गई और उसको नाम दिया गया नूरी। ठीक है, पश्मीना एक अलग प्रजाति है जिसकी जो ऊन है वो अत्यंत महंगी होती है और जो भी सर्दी के कपड़े वगैरह बनाने में काम में आती है। तो मुख्य रूप से अपना फोकस है डोली भेड़ का निर्माण, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, वो किस प्रकार से, और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आपको, इसमें 2 प्रजातियों के नाम बताए गए। जो क्लोन बना उसका नाम को नूरी रख दिया और जिससे लिया गया वो प्रजाति थी पश्मीना। ठीक है, 2 अपने संस्थाएं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर और नेशनल डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना करनाल, उन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये पहला क्लोन बनाया गया बकरी का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लोनिंग के अनुप्रयोग। ये सब बातें हमने पढ़ी, क्लोन कैसे बनता है, क्लोन के कितने टाइप हैं, कौन कौन से टाइप से क्लोन बनाया जा सकता है। अब इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में या फिर चिकित्सकीय रूप से, किस प्रकार से क्लोनिंग है वो हमारे लिए लाभदायक है बायोलॉजिकल रूप से। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि मानव में कई जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अंग खराब होना। तो उन खराब अंगों की जगह नए जो अंग है वो प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो नए अंग प्रत्यारोपण करेंगे कैसे, भाई कोई डोनर नहीं मिला, कोई डोनर मिल जाए तो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। परंतु कोई डोनर नहीं हो तो चिकित्सक वैज्ञानिक ये प्रयोग कर रहे हैं कि कोई खराब जो ऑर्गन्स हो गए तो उनकी कोशिकाओं से नया ऑर्गन्स है वो बना सके, किसके द्वारा, क्लोन की तकनीक के द्वारा। तो वो अंग बन जाए, तो मानव में अंग है वो खराब अंगों की जगह प्रत्यारोपित कर दिए जाए। ये हो गया पहला अनुप्रयोग। दूसरा जो अनुप्रयोग है जंतु नस्ल सुधार। जंतु है हमारे कई प्रकार के उद्देश्य से हम उपयोग में लेते हैं, जैसे कृषि के लिए, अन्य जो अपने पशु हैं, दुधारू हैं, कई उद्देश्य से हम जंतुओं का प्रयोग करते हैं। तो उनकी नस्लों में सुधार हम कर सकते हैं, उन्हें अधिक जो अपने लाभदायी बना सकते हैं। किसके माध्यम से, वे उनमें जैसे हमने 2 टाइप पढ़े थे क्लोनिंग के, एक तो जीन और दूसरा जीन। तो जीनों में सुधार करके
हम जंतुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप इसमें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? जीन क्लोनिंग है एक तो, और दूसरा कौन सा क्लोनिंग है? जीव क्लोनिंग। समझ रहे? जीन क्लोनिंग है, उसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी जीन है, गुणसूत्र का कोई भाग है, उसको क्लोन करते हैं, उसकी हूबहू प्रतिलिपि बनाते हैं। और जीव में पूरा जीव है उसी जनक जीव के समान पैदा हो। तो ये दोनों चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी है। तो जंतुओं की नस्ल में सुधार कर सकते हैं हम, जीनों में सुधार करके हमारे अधिक उपयोगी उनको बना सकते हैं। मानव में कई आनुवंशिक बीमारियां हैं, इसी यूनिट में हमने पीछे पढ़ा, पिछले चैप्टर में इसी यूनिट में कई प्रकार की जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, सिंड्रोम है, वो गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण या जीन में परिवर्तन के कारण होती है। तो जो त्रुटिपूर्ण है, विकार युक्त जीन है, उनको हम हटा सकते हैं और उनके स्थान पर जो सही जीन है उनको डाल सकते हैं। तो ये अपना अगला अनुप्रयोग हो गया क्लोनिंग का, आनुवंशिक बीमारियों के उपचार। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु लगभग मिलता जुलता ही है। तो जंतुओं की नस्ल में सुधार कर लिया, चाहे वो कृषि योग्य जंतु हो या फिर दूध देने वाले जंतु हो। तो दूध देने वाले जंतु है, उनमें इस प्रकार के जीन हम प्रविष्ट करा दें ताकि वो अधिक दूध उत्पादन कर सके, अधिक ऊन उनसे प्राप्त हो सके, मांस वाले जो प्राणी हैं उनसे अधिक पौष्टिक मांस है वो प्राप्त हो सके। तो ये सब चीजें भी हम क्लोनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने क्लोनिंग के अनुप्रयोग है, उससे हम एक काम और कर सकते हैं। क्या? ट्रांसजेनिक जीव बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक जीव बना सकते हैं। अब ये ट्रांसजेनिक जीव क्या है, यह भी हम परिभाषा पढ़ेंगे दोनों की। ट्रांसजेनिक जीव बना सकता है, अगला अनुप्रयोग हो गया। नेक्स्ट क्लोनिंग का अगला अनुप्रयोग फसल कीट प्रतिरोधी किस्में वो बनाने में, जो मिट्टी के हम पढ़ते हैं अम्लीयता क्षारीयता, तो कई जगह की मिट्टी अम्लीय है, कई की अधिक लवणीय है। तो इस प्रकार की हम किस्में बनाएं फसलों की कि वो सब जगह पर आसानी से उत्पादन दे सके। तो वो भी क्लोनिंग के माध्यम से, जीन परिवर्तन के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब ये दो जो शब्द है ये भी विशेष शब्द है, कई बार छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके उनमें पूछे जा सकते हैं। एक है ट्रांसजीन और दूसरी परिभाषा है ट्रांसजेनिक जीन। ट्रांसजीन का मतलब क्या है? देखो इसमें दो शब्द है, ट्रांस और जीन। तो शब्द से ध्यान रखना परिभाषा है। बायोलॉजी में कई परिभाषा ऐसी है जो शाब्दिक अर्थ जो उसका लिखा है परिभाषा हेडिंग उसी से परिभाषा बन सकती है। ट्रांस का मतलब हम ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, और जीन हम जानते ही हैं। तो मतलब ऐसे जीन जो किसी जीव में प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से परिवर्तित कर दिए जाए, डाल दिए जाए, हटा दिए जाए, तो ऐसे जीनों को हम क्या कहेंगे? ट्रांसजीन। और देखो ये दोनों परिभाषाएं आपस में जुड़ी हुई है। कैसे? ऐसे जीव जिनमें क्या डाले गए हो? ट्रांसजीन डाले गए हो, वो कौन से जीव कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक जीव। समझ रहे भाई? ऐसे जीन जो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से हम परिवर्तित कर सके किन्हीं जीवों में, तो वो जीव तो क्या कहलाएंगे? ट्रांसजीन। और ऐसे जो जीव है जिनमें हमने ये कार्य किया है बदलने का, तो वो जीव क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक जीव। आगे हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने शब्द आएंगे कि भाई ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक पादप। जीव तो कॉमन हो गया, तो ट्रांसजेनिक पादप भी हो सकते हैं और ट्रांसजेनिक जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक और देखते हैं हम, जो कि विशेष टॉपिक है। कौन सा? क्लोनिंग की क्रियाविधि बताई हमने। पहले भी टॉपिक लिया था हमने उधर जंतु क्लोन। और जंतु क्लोन में कौन सी विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? केंद्रक प्रतिरोपण। तो जो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक है उसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जेबी गुर्डन, उन्होंने मेंढक में प्रयोग करके देखा। और मेंढक में प्रयोग है उसको आप आरेख द्वारा समझें कि आप जानते हैं मेंढक में
सबसे पहले परिवर्धन की अवस्था है तो अप्रत्यक्ष होता उसमें, मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो ये मेंढक का टेडपोल देखा होगा आपने, मछली की तरह दिखता है मेंढक का लार्वा टेडपोल। तो ये मेंढक का जो टेडपोल है जेबी गुर्दन, वैज्ञानिक का नाम क्या था? जेबी गुर्दन। उन्होंने सबसे पहले केंद्रक के प्रतिरोपण तकनीक को समझाया मेंढक के उदाहरण से। ये जो टेडपोल है इसकी आंतरिक उपकला कोशिका ये ली गई, मतलब जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें उपकला संयोजी उपकला ऊतक पाए जाते हैं, उनकी कोशिकाएं, जैसे मान लो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएं, ये आंत से टेडपोल की एक कोशिका ले ली गई, ठीक है। अब प्रत्येक कोशिका में क्या रहता है? केंद्रक रहता है, ठीक है। अब इस केंद्रक को इस कोशिका से हटा दिया गया, ठीक है। वो इसलिए उदाहरण जो डोली बेड का हमने समझा, पर ये डोली बेड की जो तकनीक थी वो सबसे पहले किसने दी? जेबी गुर्दन ने मेंढक में टेडपोल के द्वारा समझाई। दूसरा उदाहरण क्या लिया उन्होंने? एक मेंढक का अनिषेचित अंडाणु लिया। मेंढक का क्या लिया? अनिषेचित अंडाणु, और इसमें क्या था? सभी कोशिका उसमें केंद्रक रहता है। अब इस अंडाणु को क्या किया गया? केंद्रक विहीन किया गया। तो अब इसकी स्थिति ये हो जाएगी, केंद्रक विहीन हो गया। अब इस केंद्रक विहीन अंडाणु में ये जो आंतरिक उपकला कोशिका है उसका जो केंद्रक अलग किया गया था वो केंद्रक प्रतिरोपित कर देगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आंतरिक कोशिका का केंद्रक प्रत्यारोपित, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ये कोशिका बन गई। वही जो डोली बेड, वो सेम देख रहे आप, वहां भी स्तन कोशिका ली थी, एक बेड से दूसरे बेड से क्या लिया था हमने? अनिषेचित अंडाणु, और फिर जो स्तन कोशिका का केंद्रक किसमें डाला था? अनिषेचित अंडाणु में, खुद का केंद्रक हटा करके और स्तन कोशिका का केंद्रक डाला था। वो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो गुर्दन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा, इस प्रकार से जब हम प्रक्रिया करते हैं तो उससे भी क्या बन सकता है? टेडपोल बन सकता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन गया? टेडपोल। तो ये कहलाता है जेबी गुर्दन का प्रयोग, ठीक है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये लास्ट का जो अपना थोड़ा सा टॉपिक था बचा हुआ चैप्टर 37 का समझ में आया होगा। अब ये जो सामग्री है रिकॉर्डेड, ये आपको YouTube चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उस पर मिल जाएगा। और जो इसके नोट्स हैं मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए, वो आपको PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।